हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए आज का हमारा 79वां सेट है और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी आरपीएफ एएलपी और टेक्नीशियन और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो जो अभिक्रियाशील हैं उनकी यहाँ लिस्ट दी गई है। तो पहले यहाँ लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए, जो पोटेशियम होता है सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है और जो हमें ऑप्शन दिए गए थे लेड यानी सीसा और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और एक कैल्शियम। तो कैल्शियम सबसे जो यहाँ तत्व दिए गए हैं उनमें सबसे ऊपर है। तो आंसर इसका ये होगा कैल्शियम। तो आंसर इसका चौथा यानी ऑप्शन चौथा है कैल्शियम। अभिक्रियाशील धातु वे धातु होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं और अन्य तत्वों के साथ आसानी से यौगिक बनाती हैं। और ये धातुएं सामान्यतः अत्यधिक सक्रिय होती हैं और आसानी से अपने भारी इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं। कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन आरंभ तक सक्रिय रहती है। तो ये कौन सी ग्रंथि है? ये थाइमस ग्रंथि है जो यौवन आरंभ तक सक्रिय रहती है। बात करें थाइमस ग्रंथि के बारे में, तो थाइमस ग्रंथि एक अंग है जो छाती के ऊपरी सामने वाले हिस्से में उरोस्थी या स्टर्नम के पीछे स्थित होता है, जो गर्दन की ओर ऊपर की ओर फैला होता है और इसकी लंबाई जन्म के समय लगभग 1 से 6 सेंटीमीटर की होती है और इसकी चौड़ाई 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है और मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर की। थाइमस ग्रंथि वह ग्रंथि है जो केवल यौवन आरंभ तक सक्रिय रहती है, जहाँ इसका वजन लगभग 40 से 50 ग्राम तक होता है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और खासकर बचपन के दौरान। यह टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स के उत्पादन और परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यौवन आरंभ के बाद थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा होने लगता है और यह धीरे धीरे सक्रियता खो देती है, जिसके बाद वसायुक्त ऊतक की इसमें मात्रा बढ़ने लगती है। अब बात करें उरोस्थी या स्टर्नम के बारे में, तो उरोस्थी या स्टर्नम एक सक्रिय चपटी हड्डी है जो छाती के सामने मध्य भाग का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो आंसर इसका बी है मृदा। देखिए, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। मृदा एक अजैविक घटक है, जबकि मेढक, कीट और पुष्प जैविक घटक हैं यानी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बात करें जैविक घटक के बारे में, तो जैविक घटक वे होते हैं जो जीवित होते हैं या जीवन से संबंधित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित प्राणियों के साथ बातचीत करते हैं। कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है। तो जो सत्रिय नृत्य है असम का है और ये असम में ही विकसित हुआ है, असम के मठों में। आंसर बी होगा सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य प्रमुखतः भारतीय राज्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये मूल रूप से असम के 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच असमिया के संत और धार्मिक गुरु शंकर देव के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकर देव के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का निर्माण किया गया था। शंकर देव ने विष्णु भक्ति और भागवत धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस नृत्य की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भक्ति और धार्मिक शिक्षाओं को प्रसारित करना है। वर्ष 2000 में 15 नवंबर को भारत की संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में मान्यता दी थी। कौन सा कोशिकांग अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें उसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है और कोशिका भित्ति और राइबोसोम कोश जो केंद्रक झिल्ली है ये नहीं पाई जाती है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। आंसर बी है। देखिए, जो कोशिका है सभी प्रकार की जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से पहले विकसित हुई हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया और अर्किया शामिल हैं। जो जीवन में 3 डोमेन होते हैं उनमें से 2 हैं। तीसरा डोमेन यूकैरिया है जिसमें सभी प्रकार की यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता वाले अधिकांश अन्य विशिष्ट अंग नहीं होते हैं।
जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश अंग पाए जाते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें नाभिक नहीं होता है लेकिन उनमें न्यूक्लियोइड एक क्षेत्र होता है जहाँ पर डीएनए मौजूद होता है। जो नाभिक नहीं होता उसकी जगह न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिका वाले जीव होते हैं जो जैसे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न भाग हैं। तो न्यूक्लियोइड, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, तो ये कुछ प्रमुख भाग हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं लेकिन ये बाद में विकसित हुई हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाद में विकसित हुई हैं लेकिन ये पूर्णतः विकसित हैं। इनमें एक नाभिक होता है जहाँ आनुवंशिकी सामग्री यानी डीएनए मौजूद होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार में पौधे, जानवर, कवक या फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल जैसे जीव शामिल होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया सहित अन्य अंग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है एटीपी के रूप में। और क्लोरोप्लास्ट ये भी यूकेरियोटिक कोशिका का भाग है। तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा बनाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के निम्न भाग हैं। देखिए, अधिकांश कोशिकांग यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं लेकिन अधिकांश कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है इसमें, राइबोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम, गोल्जी कोय, प्लाज्मा झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये विभिन्न अंग हैं जो इसमें पाए जाते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मैथियास जैकब स्लेडन और थियोडोर स्वान द्वारा 1839 में विकसित कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। अपलाचीन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अपलाचीन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। अपलाचीन पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित एक प्राचीन पर्वत है। यह पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से में फैली हुई है और ये उत्तर में कनाडा तक विस्तृत है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है सबरी। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा कवर करती है। नदी बेसिन का मतलब है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ जितने क्षेत्र में यानी वो जितने क्षेत्र को कवर करती हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ में बहती हैं तो उसे नदी बेसिन कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से, यहाँ त्र्यंबकेश्वर के पास से। नासिक में महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक पर्वत है और ये महाराष्ट्र में 48% इसका भाव है, 48.6%, यानी सर्वाधिक बहती है महाराष्ट्र में। और उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर यह लगभग 1465 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं, वो हैं बाणगंगा, कड़वा, शिवना, पूड़ा, कदम, पाणहिता, इंद्रावती और तालीपेरू और सबरी। ये बाईं तरफ से इसमें मिलती हैं। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं नसरदी, प्रवर, सिंधफाना, मंजीरा, मनेरा और किन्नर सानी। जायकवाड़ी बांध ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये गोदावरी नदी पर ही स्थित हैं। गोदावरी नदी बेसन में कलसुवई चोटी स्थित है और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुवई और ये गोदावरी नदी बेसन में ही स्थित हैं। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो कौन है? ये शिव कुमार शर्मा हैं। शिव कुमार शर्मा संगीतकार और संतूर वादक हैं और वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। बात करें संतूर के बारे में तो भारतीय संतूर वाद्य यंत्र एक समलंब चतुर्भुज है या ट्रेपेजोइड आकार का लल सीमर है। यह वाद्य यंत्र आमतौर पर अखरोट से बना होता है
और इसमें 25 पुल होते हैं। प्रत्येक पुल में 4 तार होते हैं, जिसमें कुल 100 तार होते हैं। और ये जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। उस्ताद बिंदा खां ये सारंगी वादक हैं। सज्जान हुसैन ये संगीतकार हैं। और निखिल बनर्जी ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये सेब से संबंधित रोग है फायर ब्लाइट। अब बात करें फायर ब्लाइट या अग्नि प्रकोप रोग के बारे में, तो फायर ब्लाइट एक संक्रामक रोग है जो सेब, नाशपाती और रसेसी परिवार जैसे कि चेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, नागफनी, बादाम आदि कुछ अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। और यह रोग एरीविनिया एमिलोबोरा नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है? एरीविनिया एमिलोबोरा। और यह सेब और नाशपाती उत्पादों के लिए काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है। अनुकूलन परिस्थितियों में एक ही बढ़ते मौसम में पूरे बाग को नष्ट कर सकता है। माना जाता है कि यह बीमारी उत्तरी अमेरिका में फैली, जहाँ से यह पूरी दुनिया में बाकी हिस्सों में फैल गई है। इससे प्रभावित पत्तियाँ धीरे धीरे सूख जाती हैं और बसम जैसी लगने लगती हैं, जिससे पेड़ को फायर लुक मिलता है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर इसका दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कहा जाता है। NIU यानी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एक कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य किसी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर या अन्य नेटवर्क सक्षम डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ना है। NIU नेटवर्क और डिवाइस के बीच डेटा के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे डिवाइस नेटवर्क से संचार कर पाता है। NIU या NIC किसी भी नेटवर्क का एक आवश्यक हिस्सा होता है जो नेटवर्क पर डिवाइस की कनेक्टिविटी और संचार को सुनिश्चित करता है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये एप्पल था। भारत के पहले संचार उपग्रह एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, और जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यान से एरियन 1 द्वारा प्रक्षेपित किया था। बात करें रोडी सैटेलाइट 1 या SRS 1 के बारे में, ये भी वहाँ ऑप्शन में था। तो रोडी भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। और 18 जुलाई 1980 को SLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद भारत रॉकेट लॉन्चिंग करने वाला 7वां देश बन गया। बात करें आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। और मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन, यह भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसने की है? देखिए अभी पूछा गया सवाल है, तो भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का चैंपियन रहा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भारत को हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये 6ठा खिताब जीता था। और मेज़बानी की थी इसमें भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। संस्करण इसका 13वां था। आयोजन हुआ था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। और यह भारत में आयोजित 4था विश्व कप था, लेकिन पहला ऐसा विश्व कप था जहाँ एकमात्र भारत ही इसका मेज़बान था। यानी भारत इससे पहले इसकी मेज़बानी कर चुका है, लेकिन वहाँ संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी की थी भारत ने। और जो 2023 में इसकी मेज़बानी की है, तो भारत ही इसमें एकमात्र मेज़बान था। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्रमशः न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। तो 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए फाइनल खेला गया था 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए सारंगी में तार होते हैं और वायोलिन इसमें भी तार होते हैं, गिटार इसमें भी। तो आंसर इसका पहला होगा बांसुरी। बांसुरी एक स्वर यंत्र है जिसे हवा के माध्यम से बजाया जाता है और इसका निर्माण बांस या अन्य लकड़ी से होता है। इस टाइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पहले बात करते हैं स्काइप के बारे में। देखिए स्काइप एक इंटरनेट आधारित संचार सेवा है, इसलिए इसके उपयोग के लिए स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है।
और स्काइप को उपयोग करने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जिस पर स्काइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सके। स्काइप सॉफ्टवेयर, देखिए स्काइप को चलाने के लिए आपको कंप्यूटर पर स्काइप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए या करना चाहिए। इसे स्काइप की वेबसाइट से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। बात करें स्काइप के लिए ऑडियो और वीडियो उपकरण के बारे में, तो माइक्रोफोन वॉइस कॉल्स के लिए उपयोग किया जाता है। हेडफोन या स्पीकर, तो बातचीत सुनने के लिए इसका उपयोग होता है। और वेबकॉम वीडियो कॉल्स के लिए, या यदि आप वीडियो कॉल्स करना चाहते हैं। तो यह मैक सिस्टम और पीसी सिस्टम की बात हुई थी। तो मैक सिस्टम के बारे में बात करें तो मैक कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। पीसी सामान्यतः विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि पीसी में लिनक्स जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें वेब कैमरे की आवश्यकता होती है, माइक्रोफोन की, हेडफोन या स्पीकर दोनों की। तो आंसर इसका डी है, उपरोक्त तीनों। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र बिहार में या पटना में आयोजित की गई थी। वर्तमान में पटना है। और समय था इसका 300 ईसा पूर्व में। तो 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जैन आचार्य स्थूलभद्र थे। इस परिषद के आयोजन के बाद जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिससे आगे चलकर दोनों संप्रदायों का अलग अलग विकास हुआ था। बात करें दूसरी जो जैन परिषद का आयोजन किया गया था, तो वल्लभी गुजरात में उसका आयोजन हुआ था। 6ठी शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। तो 512 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में यानी 1150 ईस्वी में की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा विष्णु भगवान की आराधना के लिए बनवाया गया था। अंकोर वाट मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था और इसे उस समय विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म का प्रभाव के बारे में बात करें तो बाद में 13वीं शताब्दी के दौरान खमेर साम्राज्य के शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया और अंकोर वाट धीरे धीरे एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया और आज भी इसे बौद्ध मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तो बात करें कंबोडिया के बारे में, तो दक्षिण एशियाई देश है कंबोडिया। ये इसकी लोकेशन ये वाली। तो इसकी राजधानी नोम पेन है। मुद्रा रियल है और आधिकारिक भाषा, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछी जाती हैं देशों की, तो इसकी जो भाषा है खमेर है। प्रधानमंत्री हुनमानेट हैं। प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, यानी खेल को खेल की भावना से खेलें। निम्न ऐसे किसका आदर्श वाक्य था? तो ये आरपीएफ के द्वारा पूछा गया सवाल था और इसका आंसर दिया हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का ये आदर्श वाक्य था। एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1951 को और 11 मार्च 1951 तक खेले गए थे। और स्थान कौन सा था? तो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, यानी भारत में पहले एशियाई खेल खेले गए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जापान ने क्रमशः 24 स्वर्ण, 21 रजत पदक और 15 कांस्य पदक जीते और वो शीर्ष स्थान पर रहा था, जबकि मेजबान देश भारत के पास 15 स्वर्ण थे और 51 समग्र पदक थे। तो पहले एशियन गेम्स में भारत को 15 स्वर्ण पदक मिले थे, जबकि सबसे अधिक कांस्य पदक जो 20 जीते गए थे और वह शीर्ष तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। भारत द्वारा आयोजित अगले एशियाई खेल 1982 में खेले गए थे, जो कि 31 साल बाद आयोजित हुए। भारत में 31 साल बाद आयोजित हुए थे। एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य या मोटो है एवर ऑनवर्ड, या हिंदी में सदैव आगे बढ़ते रहना। देखिए वहाँ पूछा गया था पहले एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य और यहाँ ओवरऑल की बात हुई है। भारत में नई दिल्ली में 1982 में एशियाई खेल खेले गए थे। तो इसके बाद एशियाई खेलों का शुभारंभ होता है, यानी उनके बाद एशियाई खेलों का शुभारंभ चालू हुआ है। जो अगले एशियाई खेल खेले गए थे उनमें शुभंकर का आयोजन किया गया था, जो आमतौर पर उस क्षेत्र का कोई देसी पशु होता है। देखिए 2022 की मेज़बानी की थी एशियन गेम्स की चाइना के होंगजू में खेले गए थे और जो अगले उन्हें 2026 में इनका आयोजन किया जाएगा नगोया जापान में। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली राजहरा खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस
इस्पात कारखाने को की जाती है? तो किसे की जाती है? भिलाई इस्पात कारखाने को की जाती है। दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बलौद जिले में एक शहर और नगर पालिका है। दल्ली राजहरा भारत के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट के लिए लो एस्क कैप्टिव खानों का घर है। दल्ली खान भंडार की खोज 1900 के आसपास भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले भारतीय ग्रेडेड अधिकारी प्रमथनाथ बोस ने की थी। और बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में, तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील प्लांट है, भारत का पहला और स्टील रेल का मुख्य उत्पादक है। स्थापित किया गया था 1955 में। टेबल टेनिस में जो पैडल उपकरण होता है वह क्या दर्शाता है? तो वह एक बैट है। टेबल टेनिस में पैडल उस उपकरण को दर्शाता है जिसे जो खिलाड़ी गेंद को मारने के लिए उपयोग करते हैं, और इसे रैकेट या बैट भी कहा जाता है। इस पैडल का उपयोग टेबल टेनिस खेल में गेंद को टेबल के एक ओर से दूसरी ओर मारने के लिए किया जाता है। जन संरक्षण संस्थान यानी JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका संरक्षण करता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। देखिए, जो जन शिक्षण संस्थान होती हैं ये भारत में व्यावसायिक और गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थान हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों विशेषकर ग्रामीण और शहरी समुदाय के लोगों को व्यावसायिक कौशल और जीवन कौशल प्रदान करना है। JSS योजना का नाम पहले श्रमिक विद्यापीठ था और इसे 1967 में चालू किया गया था गैर सरकारी संगठन यानी NGO के माध्यम से, और साल 2000 में इस योजना का नाम बदला गया था जो JSS किया गया है। जुलाई 2018 में इसे शिक्षा मंत्रालय, अभी जो शिक्षा मंत्रालय है इसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य है 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के गैर साक्षर नवसाक्षर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं तक जो स्कूल छोड़ चुके व्यक्ति, तो उनको भी अनौपचारिक तरीके से व्यावसायिक शिक्षा या कौशल दिया जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इसे। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे BG तिलक या बाल गंगाधर तिलक। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य भी कहा जाता है, ये लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, और उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि चेतावनी देता है, तो ये चेतावनी देता है जो लाइकेन है वायु प्रदूषण की। बात करें काई या लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन या काई सहजीवी संबंध का एक एग्जाम्पल है। काई दो अलग अलग जीवों यानी एक कवक और एक शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध होता है। इसमें कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो शैवाल या साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जबकि कवक शैवाल या साइनोबैक्टीरिया अनावश्यक नमी और खनिज प्रदान करता है। बात करें राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। देखिए, भारत में राज्यपाल भारत के किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसके पास राज्य स्तर की वह शक्तियाँ और कार्य होते हैं जो कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के पास होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। वही राज्यपाल के पास शक्तियाँ और अधिकार होते हैं राज्य में। जो राज्यपाल राज्यों में होते हैं और उपराज्यपाल और प्रशासक केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। देखिए, जो छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें प्रशासक होते हैं, और जो बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली, पांडुचेरी में इन जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या UT हैं, तो इनमें उपराज्यपाल होते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर अपने सभी निर्णय लेता है। बात करें राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में, तो जो राज्य का राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री महाधिवक्ता राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। तो नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य के चुनाव आयुक्त की, और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। किसी राज्य में सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, और भारत में राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यानी केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर और राज्य में राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं।
और राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधार पर राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति या चांसलर भी होता है। अब बात करें राज्यपाल की मुख्य जिम्मेदारियों के बारे में, तो उपकुलपति होता है यानी वाइस चांसलर, तो उसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास है। दीक्षा समारोह की अध्यक्षता और डिग्री वितरण इसकी जिम्मेदारी भी राज्यपाल के पास है। और विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और विवादों में हस्तक्षेप यही करता है। और विश्वविद्यालय की परिषदों और समितियों के निर्णय पर अंतिम स्वीकृति देना इसका काम है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो कई बार पूछा गया सवाल है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय है लगभग। कृषि संबंधी दी गई विशेषताओं में निम्न में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो कीटनाशक या पिंडकनाशी, तो ये वाणिज्यिक खेती की विशेषता है। रासायनिक उर्वरक, ये भी वाणिज्यिक खेती की विशेषता है। उच्च पैदावार के लिए बीज, यानी नए नए बीज लाते हैं, तो उच्च पैदावार के लिए ये भी वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है। तो जो झूमिंग खेती है ये इसकी विशेषता नहीं है। झूम खेती एक पारंपरिक स्थानांतरित खेती की तकनीक है जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में स्वदेशी समुदाय द्वारा अपनाई जाती है। और ये पारंपरिक कृषि तकनीक है जिसमें पेड़ों और अन्य वनस्पतियों की भूमि को साफ करना, उसे जलाना और फिर से 3-4 वर्षों के बाद उस पर फिर से खेती की जाती है। झूम खेती के लिए स्थानांतरित खेती और स्लैश और वर्ण खेती अन्य शब्द होते हैं या इनका उपयोग होता है। भारतीय वाणिज्यिक कृषि की निम्नलिखित विशेषता हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में उच्च उत्पादकता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और उच्च पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह फसलों की वृद्धि और पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। और फसल जो कीटनाशक या पीड़कनाशी, तो इनका उपयोग फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक जहाँ चिन्ह दिया गया है तो उस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कितना है, देखिए सीरीज दी गई है 69, 55, 26 और 13। तो जब 6 और 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 54। 54 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 55। ऐसे ही अगर 5 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ अगर 1 जोड़ेंगे, इसमें जब 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 13 और 1 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3। अगर एक और उसमें जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 4। तो अगली सीरीज 4 आएगी। तो राइट आंसर इसका बी है 4। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो आंसर इसका पहला है एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम मुख्य रूप से बिजली पर काम करता है और ये अन्य उपकरणों की तुलना में यहाँ पर बिजली की आवश्यकता अधिक होती है। हम बिजली प्राप्त करते हैं जो मुख्य रूप से कोयले और पेट्रोलियम ईंधन से उत्पन्न होती है। ऐसे में ईंधनों के संरक्षण के लिए हमें कम बिजली का उपयोग करना आवश्यक है। जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था। तो अभी ये पूछा गया सवाल है। तो आंसर इसका दूसरा है 1923 में दिया था। 1923 में डेनमार्क के भौतिक रासायनिक जॉनसन निकोलस ब्रोस्टेड और इंग्लैंड में थॉमस मार्टिन लॉरी ने दोनों ने स्वतंत्र रूप से उनके नाम पर सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो जॉनसन निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव 1923 में दिया था। इस अवधारणा को ब्रोस्टेड लॉरी सिद्धांत या ब्रोस्टेड लॉरी मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अम्ल को प्रोटॉन दाता यानी प्रोटॉन डोनर यानी जो दान करता है उसे उस पर प्लस का चिन्ह आता है, और क्षार को प्रोटॉन स्वीकारता यानी असक्टर के रूप में परिभाषित किया था। तो जो स्वीकार करता है यानी जो ग्रहण करता है उस पर ऋणान आता है। भू आप या जोड़ पृथ्वी का या की है, तो ये पृथ्वी का आकार है। भू आप या जोड़ पृथ्वी का आकार है और भू आव पृथ्वी की वास्तविक असमान और समतल सतह का प्रतिनिधित्व करता है जो समुद्र तल के औसत स्तर पर आधारित होती है। और यह एक आदर्श अंडाकार
से थोड़ा भिन्न होती है। पृथ्वी को भूभाग या जियोड के रूप में इसलिए वर्णित किया जाता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है। जियोड आकार पूरी तरह गोलाकार नहीं होता है। यदि किसी परपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो टी यहाँ पर समय दिया गया है 6 मिनट, और एम्पियर यानी विद्युत धारा दी गई है एम्पियर, आई बराबर 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई कितना है, यानी विद्युत धारा 0.6 एम्पियर की बह रही है। तो यहाँ पर निकालना है विद्युत आवेश यानी Q निकालना है। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। देखिए Q बराबर IT, तो यहाँ पर जो I है वो विद्युत धारा है और T समय है और Q आवेश है। तो अगर इसे फॉर्मूले रखेंगे तो देखिए I बराबर 0.6 दिया गया है और T कितना है, तो समय दिया गया है 6 मिनट। लेकिन इसे अब जो समय मिनट में है तो इसे सेकंड में परिवर्तित करेंगे। सेकंड में इसलिए परिवर्तित करेंगे क्योंकि जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड, इसलिए इसे सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ 60 का गुणा होगा, तो इन सभी का जब गुणा होगा तो 6 × 6, देखिए 6 × 36, और इसका भी गुणा होगा जब 6 का, तो यहाँ 216 आ जाएगा। एक पॉइंट हट, यहाँ 0 आएगा, वो पॉइंट इससे हट जाएगा, ये पॉइंट इससे 0 से हट जाएगा, तो 216 इसका आंसर आ जाएगा गुणा करके। तो जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, तो 216 कूलाम आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित में से बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है? तो देखिए भाला और कैटापल्ट, पिस्टल और राइफल, ये सभी तोप नहीं है, लड़ाई भी नहीं है और बंदूकें भी नहीं है। तो आंसर इसका पहला ही है कि ये सभी हथियार हैं। और यहाँ पूछा गया है कि 49वीं समांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके बीच है? तो ये USA और कनाडा के बीच है। आंसर इसका सी है, आंसर सी है USA और कनाडा। देखिए और यहाँ ऑप्शन में दी गई उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38वीं समांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और ये फ्रांस और जर्मनी यहाँ है, तो इनके बीच है सीगा फ्राइड रेखा। देखिए ये क्वेश्चन पूरा लिख नहीं पाए हैं, तो यहाँ जो पूछा गया है वो ये है कि कॉन्स्टेंटन किस धातु को मिलाकर बनता है, यानी ये कॉन्स्टेंटन किस धातु का मिश्रण होता है? तो जे आंसर इसका डी होगा, कॉपर और निकल का मिश्रण है। कॉन्स्टेंटन एक मिश्रण धातु है और यह मिश्रण खासकर उच्च तापमान पर स्थिरता और उच्च विद्युत प्रवाहकता के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी अनुप्रयोगों में किया जाता है, और इसमें आमतौर पर 55% तांबा होता है और 45% निकल होता है। इसकी मुख्य विशेषता है प्रतिरोधकता की कम ऊष्मीय भिन्नता, जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में स्थिर है। एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है? तो आंसर इसका पहला है ऑटोसम फंक्शन में। देखिए ऑटोसम फंक्शन क्या होता है? ऑटोसम फंक्शन एक महत्वपूर्ण और उपयोगी सुविधा है, अक्सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में पाई जाती है, और यह सुविधा उपयोगकर्ता को त्वरित और आसान तरीके से एक सेल श्रेणी में संख्याओं का योग निकालने की अनुमति देता है। इस तरह ऑटोसम फंक्शन समय बचाता है और गणना को तेज और सरल बनाता है। जैसे एक टेबल दी गई होती है, जो स्प्रेडशीट दी गई होती है, तो वहाँ पर कुछ संख्या लिखी होती हैं। पहले जितनी संख्याओं का योग निकालना होता है उन्हें सभी को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद Alt+= दबाते हैं तो उनका योग निकल के आ जाता है। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? तो जो इमोटिकॉन्स होता है ये विंडो के नीचे पाया जाता है। आंसर डी सही होगा कि विंडो के नीचे। विंडो में इमोटिकॉन्स एक छोटे आइकन के रूप में उपलब्ध होते हैं, जो आमतौर पर चैट विंडो के नीचे स्थित होते हैं। इन इमोटिकॉन्स का उपयोग बातचीत में भावनाओं या प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का दोनों का ही सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक भारत का प्रमुख शेयर बाजार है, और ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और स्थित कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में, और स्थापित हुआ था
9 जुलाई 1875 को। अभी इसके अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजों जनित रोग नहीं है? तो आंसर इसका दूसरा है आलू में होने वाला मोजेक रोग। देखिए मोजेक रोग मुख्य रूप से वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो किसके कारण होता है? वायरस से, जो संक्रमित पौधे के पत्ते को धब्बेदार बना देता है और ये संक्रमित पौधे कीड़ों अन्य वाहकों के माध्यम से फैलता है, ना कि बीजों के माध्यम से। यह विभिन्न प्रकार के पौधे में हो सकता है, जैसे कि आलू, तंबाकू, टमाटर, अन्य कई फसलों में। इसे मोजेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर हल्के और गहरे रंग के धब्बे और पैटर्न बन जाते हैं, जिससे पत्तियां मोजेक की तरह दिखने लगती हैं। मधुमक्खी के डंक के लिए किस घोल का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर इसका दूसरा है बेकिंग सोडा का। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का घोल का उपयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है और बेकिंग सोडा जो एक क्षारीय पदार्थ है, एक एसिड को निष्क्रिय कर देता है, जिससे जलन और सूजन कम हो जाती है। इसे लोकप्रिय रूप से खाना पकाने का सोडा भी कहा जाता है, यानी खाने का सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र इसका NaHCO3 है। ये सूत्र कई बार पूछता है रेलवे। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। सम्राट अकबर ने किस वर्ष बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो जो बुलंद दरवाज़ा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था 1575 में। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो आपसे पिछली वीडियो में पूछा गया था कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो आंसर इसका तीसरा है ऑक्सीजन। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है?